सीपीयू, एमएमसी और इसका चार्जिंग आईसी और पावर आईसी ये सब कुछ निकला हुआ मुझे मिला है। इसे मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे और बाद में वो किसी और जगह चले गए। तो अब मेरे यहाँ उन्होंने क्यों ट्रेनिंग नहीं ली, दूसरी जगह जाके क्यों ट्रेनिंग लिया और फिर दूसरी जगह लेने के बाद वो कितने हद तक कामयाब हुए हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा और लाइनों के बारे में बताऊँगा तो मेरे मल्टीमीटर लगाने से पहले आप भी जान जाओगे कि इसका फॉल्ट किस लाइन में हो सकता है। मुझे L19 पर GR कितना है? 526। अब आप सोच रहे होंगे पहले से कैसे पता? रिवर्स में होगा 526, फॉरवर्ड में होगा 1200 और L22 के अंदर अगर हम जाएंगे तो रिवर्स के अंदर होगा 718, फॉरवर्ड में होगा 1960। आपके दिमाग में बात होगा भाई अभी तो हमने चेक भी नहीं किया तो मुझे GR कैसे पता? क्या हमने आईडी लाइन पर कितना GR आएगा, थर्मल लाइन पर कितना GR आएगा, फॉरवर्ड में कितना आएगा, रिवर्स में कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा, ऑन में कितना आएगा, ऑफ में कितना आएगा, ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। और सिर्फ एटे का नहीं, रेडमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग ये तमाम मॉडल के तमाम कंपनियों के हमारे पास जो है ना पूरी डिटेल है जो कि हमारे जीएसपी एप्लीकेशन के अंदर। आपको याद होगा 1 साल पहले हमने अपनी वीडियो में एक बात ये कही थी कि हम रिपेयरिंग को इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे अपने स्टूडेंट के लिए, मुझे खुशी से रजिस्टर को रिमूव कर देंगे। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए हमारे पास एटे आया है और एक मोबाइल नहीं, हमारे पास मोबाइल आई है 3। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे एक मोबाइल है ये और एक मोबाइल है ये और एक मोबाइल का आप देखेंगे ना तो CPU, एमएमसी और इसका चार्जिंग आईसी और पावर आईसी ये सब कुछ निकला हुआ मुझे मिला है। इसकी कहानी भी बताएंगे आपको और ये जो सर अभी बनाने के लिए बैठे हैं उसकी कहानी भी बताएंगे। ये डेड है क्या है मैंने अभी इसको चेक नहीं किया है, इसको भी करते हैं हम साइड। 3 बोर्ड है, तीनों एटे डुअल है, एक में नेटवर्क का फॉल्ट है, एक डेड है और एक ये जो है ना रीस्टार्ट हो रहा है। तो हम पहले इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। आज क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे इस बोर्ड के अंदर, अभी तो बता ही दिया रिबूट है, चेक करके भी दिखाएंगे आपको। दूसरी बात ये जानेंगे इसके अंदर रिबूट की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई और जिस टेक्नीशियन के पास आया था कितना काम उन्होंने किया है और इसके अंदर क्या क्या उन्होंने ठीक किया है और अब ये ठीक क्यों नहीं कर पाए। दूसरी बात, जिस टेक्नीशियन ने मुझे ये सेट दिया है हम उस टेक्नीशियन की भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे और बाद में वो किसी और जगह चले गए। तो अब मेरे यहाँ उन्होंने क्यों ट्रेनिंग नहीं ली, दूसरी जगह जाके क्यों ट्रेनिंग लिया और फिर दूसरी जगह लेने के बाद वो कितने हद तक कामयाब हुए हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर रिबूट की जो फॉल्ट है, चलिए हम दिखाते हैं। अभी हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी डिस्चार्ज है क्या शायद, तो बैटरी पर भी कुछ जमा हुआ है, ये हमें यहाँ दिख रहा है। बैटरी पर भी कुछ जमा हुआ है, ये हमें यहाँ दिख रहा है। हम इसे क्लीन कर लेते हैं, शायद उसकी वजह से दिक्कत होगी। बैटरी इसकी जो है ना सही से कनेक्ट नहीं हो रही थी जिसकी वजह से ये जो है बंद हो जा रहा था। बंद हो गया और ये स्टार्ट हो गया, मतलब रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है। अभी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर पहले प्रॉब्लम क्या थी। देखिए ये सेट था वाटर डैमेज, वाटर डैमेज नहीं मिट्टी डैमेज था, मिट्टी डैमेज। और आपको मैं दिखाऊँ तो कहीं ना कहीं सबूत हमें मिल ही जाएगा क्योंकि मिट्टी आसानी से छोड़ता नहीं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ अभी भी मिट्टी लगी हुई है ना,
पूरी तरह से सफाई हुई नहीं है। तो मिट्टी से ये डैमेज था। और जब कस्टमर के पास आया तो इसमें दिक्कत थी नो लाइट की, ग्राफिक्स आ रही थी, लाइट नहीं आ रहा था, सिर्फ पूरी तरह से ऑन था। कस्टमर ने जब इसे क्लीन किया ना, तो क्लीन करने के बाद हिट हो गया डेड। इन्होंने क्या किया, इसे ट्रेस किया, डेड है तो इन्होंने ट्रेस किया। और ट्रेस जब किया तो इनको एक लाइन मिली जो कि पावर आईसी से चार्जिंग आईसी के बीच एक लाइन मिस थी। तो इन्होंने क्या किया कि एक जंपर किया है। अब जंपर कहाँ से किया वो भी हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये इन्होंने जंपर किया। और ये जो फॉल्ट है इनको कैसे मिला था इसको भी समझिए, इन्होंने कैसे ट्रेस किया था। मतलब पूरी कहानी हमने इनसे पूछी है, इन्होंने पूरी कहानी हमको बताई है। तो चार्जिंग आईसी से देखिए यहाँ एक लाइन बाहर आई है, और यहाँ से इन्होंने क्या किया है, जंपर किया है मोटे वायर को, और फिर यहाँ ला करके एक पतला माइक्रो जंपर अंदर लगा दिया है, और सेट को इन्होंने क्या किया, ऑन कर दिया। इन्होंने कैसे इसे ट्रेस किया, देखिए कितनी मेहनत इस बंदे ने किया है। इतनी मेहनत करने वाले बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब सेट बंद हो गया ना, तो इन्होंने पावर आईसी रिकॉल किया, चार्जिंग आईसी रिकॉल किया, नहीं हुआ तो दोनों आईसी को उन्होंने चेंज किया। फिर भी सेम प्रॉब्लम, सीपीयू निकाल के रिवॉल्व किया, एमएमसी निकाल के रिवॉल्व किया, सेम प्रॉब्लम। फिर इन्होंने क्या किया, सीपीयू और एनएमसी चेंज कर दिया। और पावर आईसी चार्जिंग तो पहले चेंज कर चुके हैं, और वो भी इस ऑन बोर्ड से। मैं आपको बता दूं, इस ऑन बोर्ड से इन्होंने निकाल करके सारी चीज़ें लगाई हैं, सीपीयू लगाया है, एमएमसी लगाया है, चार्जिंग लगाया है, पावर लगाया सब। तो इसके अंदर क्या दिक्कत थी, नेटवर्क की दिक्कत थी जो इनसे बना नहीं था। हम देखेंगे इसके अंदर आईसी लगा करके अगर ये सेट ऑन हो जाता है, सीपीयू एमएमसी इसका ठीक होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका नेटवर्क हम बनाएंगे, देखेंगे। और फॉल्ट जो बताया था कस्टमर ने, बड़ा एंटी फॉल्ट बताया था नेटवर्क का, तो हम इसका फॉल्ट भी देखेंगे कि नेटवर्क कहाँ से, इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो उसने क्या किया कि इसका सीपीयू एमएमसी भी मुझे अलग से दे रखा है, तो इन्होंने सीपीयू एमएमसी चेंज कर दिया, ये सोच करके कि शायद सीपीयू एमएमसी इनका खराब हो गया हो। अब देखिए इनके अंदर चाहत बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को जानने की कि भाई फॉल्ट कहाँ से है। मतलब अब ये बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई सब तो हमने ये काम कर लिया, फिर ऐसा क्यों कि हमारा ये फॉल्ट ज्यों का त्यों रह गया। यानी अगर देखा जाए तो फॉल्ट अभी भी बोर्ड के अंदर है। तो अब जो इन्होंने इस लाइन को ट्रेस किया, मतलब उनको जब जब सारी चीज़ें उन्होंने कर ली और इनको फिर भी कुछ आइडिया नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया कि जीआर लिया। किसका जीआर लिया, इन्होंने जीआर लिया पावर आईसी का, और उनको यहाँ मिस्टेक मिली। और जब उन्होंने बिट मैप के जरिए इन्होंने चेक किया तो पता इनको ये चला कि भैया ये मिस्टेक जो है ना, चार्जिंग आईसी से पावर आईसी के बीच में डिस्कनेक्टेड है। मतलब पूरा जीआर इन्होंने लिया। ठीक है, तो अब ये तो मिल गया इनको जीआर से फॉल्ट, और इन्होंने इसको सेट को ऑन भी कर दिया। लेकिन ऑन करने के बाद नतीजा क्या निकला कि सेट रिबूट में चला गया। अब हमारी एक बात को बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा, इन्होंने पूरे बॉल का जीआर लिया, सिर्फ एक जगह इनको फॉल्ट मिला और कहीं भी फॉल्ट नहीं मिला। यानी एक दूसरे बोर्ड से इन्होंने जीआर लिया, इसको मैच किया, सिर्फ एक बॉल पर फॉल्ट मिला। तो पहले क्या प्रॉब्लम था, लाइट की प्रॉब्लम थी पहले, और लाइट के बाद इनकी जब प्रॉब्लम दूर हुई तो इनकी प्रॉब्लम जो है लाइट के बाद डेड हो गया, डेड के बाद फिर ऑन हुआ, ऑन होने के बाद फिर ये रीस्टार्ट में आके लटक गया। इन्होंने फिर इसका सॉफ्टवेयर किया, सॉफ्टवेयर के बाद ही इन्होंने सीपीयू एमएमसी भी चेंज किया है। ये शख्स हमारे पास आए थे तकरीबन 6 महीना पहले, जब हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं था। अभी तो ये हमने शिफ्ट किया है 6 महीने से दूसरी जगह। 6 महीना पहले हमारा दरमंडी में इसका ये इंस्टीट्यूट चलता था, तो दरमंडी के अंदर ये आए थे और इन्होंने हमसे बात की थी, और मैंने इनको फीस बताई थी उस वक्त 30,000। तो इन्होंने क्या कहा कि सर देख लीजिए फीस ज़्यादा है, हम इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे, और हम लोग थोड़ा परेशान रहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि मैं नहीं माना, उसकी उसका रीज़न ये था कि इसके पहले इतने लोग आए थे और इतना मतलब कि वो गाना गाते थे, लेकिन बाद में पता चलता था अरे यार ये तो चीटिंग कर रहे हैं, इनके पास तो पैसा पड़ा हुआ है, फिर ये रोते गाते क्यों। तो ये सब देखते हुए अब मैं अमाउंट किसी का कम नहीं करता। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, परेशान हूँ, और ये चले गए। जाने के बाद 2 महीने के बाद इन्होंने हमसे सपोर्ट लेना शुरू किया। और जब मेरे यहाँ ये आए थे तो उस वक्त इनको हैंड स्किल भी इनकी ठीक नहीं थी, ये रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाते थे, नेटवर्क आईसी भी नहीं लगा पाते थे। हाँ छोटा मोटा काम करते थे, चार्जिंग जैक वगैरह लगाते थे ये।
लेकिन इन्होंने मुझसे सपोर्ट लेना शुरू किया। मैंने उसको ध्यान नहीं दिया कि यार जो शख्स चार्जिंग जैक ही लगाता था वो इतनी आगे की जांच पड़ताल कैसे कर रहा है। बहरहाल मैं इनका सपोर्ट करता रहा और ये अकेले बंदे नहीं थे, इनके साथ 2 लड़के और थे जो मेरे पास आए थे। क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने इनका रिव्यू यूट्यूब पर देख लिया, जो कि एमपी का इंस्टीट्यूट था, मतलब एमपी चले गए ये हमारे यहाँ से, जहाँ की फीस 60,000 से ऊपर है। अब आप सोचिए कि 30,000 जब इनको हमारे यहाँ देना था तो ये बहुत गरीब थे, लेकिन कमाल की बात है कि मेरे यहाँ से जाते ही अमीर हो गए। और इन्होंने पैसा जो है वो दोगुना दिया। अब हालांकि ये भी वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार मेरी इंसल्ट हो रही है, इतनी इंसल्ट तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वही जाने कि उनकी इंसल्ट हो रही है। हमारा मकसद उनका इंसल्ट करना नहीं, हमारा मकसद है दूसरों तक कुछ बातें पहुंचाना, जिससे कि कम से कम आपको, आप कम से कम समझ तो सके भाई आपको जाना कहाँ है। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या क्या सीखा बात समझिए। अब देखिए यहाँ तक इन्होंने जो काम किया है, इससे आप इनके काम का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर इन्होंने 60,000 प्लस दिया, 70,000 रुपये इन्होंने खर्च किया है, तो मैं तो कहूंगा कि इनका 70,000 रुपया सूल है, बिल्कुल पैसा वसूल है इनका, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जो शख्स चार्जिंग आईसी भी, नेटवर्क आईसी भी नहीं लगा पाता था और सीपीयू एमसी भी वो भी पेस्टेड निकाल रहा है, लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई एमपी के जिस भी इंस्टीट्यूट में ये गए वो मेहनत इनके ऊपर, उस इंस्टीट्यूट ने इनको मेहनत की है और इन्होंने भी खुद पर मेहनत की है, तभी यहाँ तक इनका रिजल्ट मिला है। तो ये यहाँ तक ट्रेसिंग भी कर पा रहे हैं। अब बोर्ड के अंदर, मोबाइल के अंदर क्या होता है पहले इसको समझिए। पहला तो ये होता है कंपोनेंट की जानकारी, दूसरा ये होता है हैंड स्किल, भाई कैसे ऐसे निकालना है लगाना है, तीसरा ये होता है ट्रेसिंग, मतलब अगर आपको पता है कि इस लाइन में शॉर्टिंग है या इस लाइन में लीकेज है या ये लाइन ओपन है तो कैसे उसे ठीक करना। इतनी जानकारी आपने मोबाइल के अंदर देखी और इतनी ही जानकारी आपको दुनिया के हर इंस्टीट्यूट में मिलती है। अब इसके ऊपर क्या है मैं आपको बता दूं। अब इसके बाद जो जानकारी आती है वो आती है कौन सी लाइन क्या वर्क करता है, कौन सी लाइन में लीकेज होने से क्या दिक्कत होती है, कौन सी लाइन में शॉर्टिंग आने से क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी लाइन ओपन होने से क्या प्रॉब्लम आती है। तो हम थोड़ा ऊंचे लेवल की बात करेंगे, मतलब अभी ये बात करेंगे कौन सी लाइन में क्या फॉल्ट आता है। तो देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसा कि पहले भी बताया कि मुझे पता है कि मुझे टेस्टिंग कहाँ करनी है, और आपको ये भी बता दूं कि मैंने अभी इसकी टेस्टिंग नहीं की। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, अजीब जो है ना वो अभी आपका डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं इसे टेस्ट करने से पहले कुछ एक्सप्लेन करूंगा, और जब एक्सप्लेन करूंगा ना तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि किस लाइन में ट्रेसिंग करनी है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा और लाइनों के बारे में बताऊंगा तो मेरे मल्टीमीटर लगाने से पहले आप भी जान जाओगे कि इसका फॉल्ट किस लाइन में हो सकता है। मजे की बात ये है सिर्फ मैं ही नहीं जानता, आप भी जान जाओगे। चलो तो हम जरा पहले देख लेते हैं कि कहाँ फॉल्ट हो सकता है। तो हम लगाते हैं डिस्प्ले और चार्जिंग का पत्ता और बैटरी, हमने ऑन करके दिखाया से रिबूट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस लाइन में फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, आमतौर से लोग सीपीयू रिपोर्ट कर देते हैं, हालांकि ये तो कर भी चुके हैं सीपीयू रिपोर्ट, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे चार्जिंग लगा के, और जब हम चार्जिंग लगाएंगे तो देखेंगे क्या चार्जिंग में भी ये ब्लिंक कर रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है या प्रॉपर चार्जिंग ले रहा है। ठीक है, चार्जिंग प्रॉपर प्रॉपर है, चार्जिंग के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसके अंदर अब हम आपको बताने वाले क्या हैं। पावर आईसी में वीपीएच इंटर होता है, और जैसे ही वीपीएच इंटर होता है तो इसके अंदर से ना बहुत सारे वोल्टेज निकलते हैं, जैसे L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L, यानी 22 लाइन है, हमने कहा 23, तो एक इसके अंदर नहीं होता है, शायद 21 इसके अंदर आउटपुट नहीं होता है, 21 होता ही नहीं इसके अंदर शायद। तो 22 और 23 मतलब एक कम हो गया तो 22, यानी 22 वोल्टेज बाहर निकलते हैं। कुछ वोल्टेज चार्जर लगाते ही निकल जाते हैं और कुछ वोल्टेज ऑन करने के बाद निकलते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर चार्जर लगाने से जो वोल्टेज बाहर आता है
अगर उस वोल्टेज के अंदर कोई भी फॉल्ट हुआ, जैसे ही चार्जर हम लगाएंगे और वो लाइन में वोल्टेज एक्टिव होगा, तो हमारा बैटरी ना बन के सिर्फ चार्जिंग में भी ब्लिंक करेगा। तो इसके अंदर फॉल्ट कहाँ हुआ? ऐसे लाइन के अंदर जो लाइन ऑन होने के बाद जनरेट होता है, एक्टिव होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ऐसी कौन सी, मतलब उन लाइनों को तो हम छोड़ ही देते हैं जिन लाइनों का वोल्टेज चार्जिंग लगाने से आता है। तो हम सिर्फ उन लाइनों को देखेंगे जिन लाइनों में वोल्टेज ऑन करने के बाद आता है या ऑन होते होते आता है। याद रखिएगा, दो चीज़ें, ऑन होते होते भी वोल्टेज आता है और ऑन होने के बाद भी आता है। चलिए तो हम जरा इसका स्कीमेटिक एक बार देख लेते हैं, और स्कीमेटिक देखने के बाद हम पहले उसको अच्छे से रीड करेंगे ताकि आपको बिल्कुल स्पीड में समझा सके। तो पहला हम इसका देख लेते हैं। लेआउट में जाएंगे और पावर आईसी पर जाएंगे। स्कीमेटिक में जाएंगे और इसे हम कर देंगे पेस्ट और फॉरवर्ड करके देखेंगे। चार सौ उनतालीस। अब देखिए स्कीमेटिक में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा वोल्टेज कब बनेगा, और इसके अंदर आप देखेंगे तो L1 से लेकर के L23 तक आपको मिलेगा। इसके अंदर L22 है, L21 नहीं है, 19 है और 20 नहीं है। दो वोल्टेज इसके अंदर नहीं है, सॉरी मैंने एक कहा था, इसके अंदर दो नहीं है, मतलब 20 नहीं है और 21 नहीं है, दो लाइनें इसके अंदर नहीं है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 21 लाइनें हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वोल्टेज पहले बनेगा कौन सा बाद में। तो पहले हम इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, कौन सी लाइन कहाँ गई हुई है, फिर हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं ना। चलिए ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले हमारा L1, L3, L4, L9, L10, L11, L14, L15, L19 और L22। ये 10 लाइनें हो गई जिसके अंदर वोल्टेज कब आता है, जब हम मोबाइल ऑन करते हैं। ये चार्जिंग लगाने से वोल्टेज नहीं आता, जब ऑन होगा तभी वोल्टेज आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इन लाइनों में अगर शॉर्टिंग है तो इन लाइनों में से भी किस लाइन में शॉर्टिंग है, इसको भी पहले हम अलग करेंगे और समझेंगे इसको। L1 जो है कहाँ गया है, WTR में। मतलब अब WTR पर जो वोल्टेज आता है दो, एक L1 और एक L4, ये दो वोल्टेज आता है WTR पर। अब यहाँ वोल्टेज कब आता है, याद रखिएगा, जब मोबाइल हमारा पूरी तरह से ऑन हो जाता है तब 1.1 हमें वोल्टेज WTR पर देखने को मिलता है, पूरी तरह से ऑन होने के बाद। तो जब पूरी तरह से ऑन होने के बाद होता है तो प्रॉब्लम भी सेट को पूरी तरह से ऑन होने के बाद ही आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पूरी तरह से ऑन होने के बाद नहीं। यानी जब हमारा डिस्प्ले आ जाए, ग्राफिक्स आ जाए, मेनू आ जाए, उसके बाद ये वोल्टेज आता है। तो इसके अंदर फॉल्ट कब आना चाहिए था, जब हमारा सेट पूरी तरह से ऑन हो जाए और ग्राफिक्स आ जाए तब इसके अंदर फॉल्ट आना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो हमें इन दोनों लाइनों को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब मोबाइल पूरी तरह से ऑन नहीं हो रहा है, अगर पूरी तरह से ऑन होने के बाद प्रॉब्लम आता तो मैं कहता कि WTR से प्रॉब्लम है या इस लाइन में L1 और L4 की लाइन में दिक्कत है। मतलब इन दोनों लाइनों को हम डिलीट मारते हैं, यहाँ से हमें प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ये हमने क्लियर करा दिया। अब हमारे पास बचा L3। L3 देखिए क्या है, L3 है कैमरा की लाइन। चलिए देखिए क्या है मकसद, हमारा मकसद जो है ना, एक एक लाइन को अभी इसके अंदर एक्सप्लेन करना नहीं है ना। अब इसमें वाईफाई भी है, सेंसर भी है ना। अब L4 क्या है, L3 क्या है, वो कैमरा के लिए है। L9 क्या है, वाईफाई के लिए है। L10 क्या है, सेंसर के लिए है। L11 एचडी के लिए है, एचडी कार्ड। L14 SIM1 के लिए है। L15 SIM2 के लिए है। तो इनमें से भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनमें शॉर्टिंग आएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम आनी नहीं है। अभी हम बात करेंगे, अब हमारे पास बचता है L19 और L20। अब मैं आपको बता दूं इन दोनों लाइन में फॉल्ट हो सकता है। क्यों, इसके अंदर वोल्टेज कब आता है ये भी आपको बता दें। इसके अंदर वोल्टेज आता है जैसे ही हम मोबाइल ऑन करते हैं, फर्स्ट लोगों में ही वोल्टेज आ जाता है इसके अंदर। किसमें, L19 1.3 वोल्ट की लाइन है जो CPU हो जाती है। उसके बाद L22
ये कैमरा हो जाती है। अब सवाल ये है कि भाई ये एक सीपीयू हो जाती है, कैमरा हो जाती है, तो दोनों से आपस में क्या लिंक है? तो मैं बता दूं, ये दोनों वोल्टेज एक ही एलडीओ से बनता है। कौन सा? L19 और L22, ये एक ही वोल्ट एलडीओ से बनता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों भाई बहन हैं, अगर एक को दिक्कत आएगी तो दूसरे को भी दर्द होगा। मतलब इन दोनों में से किसी भी लाइन में प्रॉब्लम होगी तो सेट हमारा रीस्टार्ट होगा। अब हमारे एक्सप्लेन करने से तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि L19 और L22 से ही दिक्कत हो सकती है, मतलब आपको पता चल गया मेरे मल्टीमीटर लगाने से पहले। चलिए तो अभी हम देखेंगे L19 पर जीआर कितना है? 526। अब आप सोच रहे होंगे पहले से कैसे पता? रिवर्स में होगा 526, फॉरवर्ड में होगा 1200, और L22 के अंदर अगर हम जाएंगे तो रिवर्स के अंदर होगा 718, फॉरवर्ड में होगा 1960। आपके दिमाग में बात होगा भाई अभी तो हमने चेक भी नहीं किया तो मुझे जीआर कैसे पता? क्या हमने दूसरे बोर्ड से जीआर लिया? नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास तमाम लाइनों का जीआर, उसके अंदर वोल्टेज, वो वोल्टेज कब बनता है, वोल्टेज में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होने से क्या दिक्कत आती है, वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। और ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए है। आईडी लाइन पर कितना जीआर आएगा, थर्मल लाइन पर कितना जीआर आएगा, फॉरवर्ड में कितना आएगा, रिवर्स में कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा, ऑन में कितना आएगा, ऑफ में कितना आएगा, ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। और सिर्फ एटे का नहीं, रेडमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, ये तमाम मॉडल के, तमाम कंपनियों के हमारे पास जो है ना पूरी डिटेल है, जो कि हमारे जीएसपी एप्लीकेशन के अंदर है। लेकिन ये एक्सेस नहीं होगा, ये एक्सेस वही कर पाएगा जिसे हम इसका एक्सेस देंगे। तो आपको याद होगा 1 साल पहले हमने अपनी वीडियो में एक बात ये कही थी कि हम रिपेयरिंग को इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे अपने स्टूडेंट के लिए। मुझे खुशी है कि वो टाइम आ गया और वो चीज़ें हमने लॉन्च कर दी, जिससे कि हमारे स्टूडेंट हर सेक्शन के अंदर बहुत आसानी से काम कर सके, और बिल्कुल इसी तरह से डिटेल जैसा कि अभी आपको हमने दिखा रहे हैं ऐसे ही डिटेल उसके अंदर में डाल रखी है। अब इस बंदे ने इतनी ट्रेनिंग ले ली, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस इंस्टीट्यूट में गए हैं वो इंस्टीट्यूट काम का नहीं है या कमज़ोर है, नहीं। उस इंस्टीट्यूट में इन्होंने अच्छी नॉलेज ली है, और यहाँ तक काम करना, देखिए आज की डेट में ये अपने आप में एक बड़ी बात है ना। अब जिस नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ वो नॉलेज 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन की नॉलेज तो नहीं है, इसके अंदर समय लगता है। यहाँ तक पहुँचते जिस नॉलेज पर आज हम इस सेट को बनाने वाले हैं, तो भाई अगर 20 दिन, 25 दिन में पॉसिबल नहीं है तो हमारे यहाँ 15 दिन में कैसे पॉसिबल है? तो देखिए कुछ तो ऐसा मेरे पास है जो दूसरे के पास नहीं है, और कुछ ऐसा मेरे पास होगा जो दूसरे के पास होगा ही नहीं। और यही वजह है जो दूसरे इंस्टीट्यूट से हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना वो अलग होता है। चलिए तो अभी हम मुद्दे पर आते हैं फिर से, तो हम देखेंगे कि L19 और L22 कहाँ है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं L19, ठीक है। हाँ L22 है, तो L22 देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा C1517 कैपेसिटर है, और इसे हम लेआउट में देखते हैं ये कैपेसिटर कहाँ लगा है। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ पावर आईसी के राइट साइड में, आप देखेंगे यहाँ। चलिए हम इसका जीआर ले लेते हैं। तो हमने देखा कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर यहाँ एनसी है, ये तो ग्राउंड है, और यहाँ वैल्यू आ रही है 723, और हमने आपको बताया था कितना, 718, और यहाँ आ रहा 722। तो देखिए क्या है कि हमारे पास पहले का रिकॉर्ड है, और जब मौसम चेंज होगा तो थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंस होगा, तो 10, 20, 30, 50 तक वैल्यू डिफरेंस आ सकती है ना, इससे घबराइएगा मत। तो उस हिसाब से 23 आ रहा है, ठीक है। जीआर यहाँ ओके है। अब हमारे पास आता है क्या, L19। तो L19 हम देखते हैं कहाँ है। ये रहा 1516। L19 हमारा यहाँ, इधर ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है। तो अभी हम देखेंगे ये हमारा शॉर्टिंग है और वो भी फुल शॉर्ट है।
चलिए अभी शॉर्टिंग की बात करेंगे। अब इसके अंदर भी एक सवाल है कि ये लाइन आ रही है पावर आईसी से और इस कैपेसिटर पर, और ये कहाँ जा रही है, ये देखते हैं कहाँ जा रही है। ये हमने बताया था, ये लाइन जो है ना सीपीयू को जा रही है, और सिर्फ सीपीयू को नहीं, ये लाइन हमारी जाएगी वाईफाई आईसी में भी, है ना। चलिए तो हमने बिटमैप खोल लिया है, और ये हमारा कैपेसिटर है। अब इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ये लाइन हमारी कहाँ गई, सीपीयू में। ये तो वाईफाई आईसी में भी जाना चाहिए था, कुछ देखने में मिस्टेक हुई क्या। L19 पिन 432 और 37। वाईफाई आईसी में भी आया है, लेकिन बिटमैप में इसका मतलब मिस्टेक है, बिटमैप में गलती है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें ना स्कीमेटिक के जरिए पहले से ड्राइंग करना होगा, क्योंकि यहाँ बिटमैप में गलती है। तो हमें दिखाना चाहिए आपको कि ये लाइन कैसे कैसे गई है और इस लाइन में क्या क्या लगा हुआ है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके एक्चुअल में शॉर्टिंग कहाँ होगी। ये चीज़ भी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो चलिए हम जरा इसकी ड्राइंग कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम ले लेते हैं पीएमआईसी। ये है पीएमआईसी, यहाँ से एक लाइन निकला जिसे बोलते हैं वीरेक एल19, फॉल्ट भी इसी में है, तो देखना भी हमें इसी को है। L19 लाइन निकली। अब हम देखेंगे इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि है C1516। यहाँ देखिए शॉर्टिंग तो कहीं भी हो सकती है ना, तो हम देखेंगे शॉर्टिंग कहाँ है। ये हो गया C1516। उसके बाद हम इस लाइन को फॉरवर्ड करके देखेंगे ये लाइन कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ डिटेल है, फिर हम आगे देखेंगे, और ये लाइन आ गया एक जीरो आ रहा है, यानी जीरो ओम्स का एक रजिस्टर लगा हुआ है इस लाइन में। तो जीरो ओम्स का एक रजिस्टर लगा देते हैं, और ये हमारा है R3003, R3003। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक यहाँ कुछ पैड लगा हुआ है ना, इस ये क्या होता है, इंटरनल होता है बोर्ड के अंदर। अक्सर वाटर डैमेज से फॉल्ट हो जाता है, तो ये आपको बोर्ड पर कहीं लगा हुआ नहीं दिखेगा। ये क्या होता है कि पैड होता है जो कि बोर्ड के इंटरनल में होता है, ये आपको बाहर कहीं देखने को मिलेगा नहीं। तो ये पैड लगा हुआ है, बार हम यहाँ से सीधे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो भी सीरीज में है। और एक कैपेसिटर लगा हुआ है C3007। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अभी इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। भाई ये वाईफाई में बहुत सारी जगहों पर गई है, देखिए कहाँ कहाँ गई है। 23 है ना, ये वाईफाई आईसी पर सब गई है देखिए। और ये गया आपका 39 नंबर, 40 नंबर, 43 नंबर, मतलब ये सब बॉल बढ़ गया है। तो हम कोई भी एक बॉल पकड़ के आगे चलते हैं, कैपेसिटर हमने लगा ही दिया है। अब सीधे हम आईसी में चलते हैं, तो हम सीधे आगे आईसी में हैं। मतलब हम बस इसे सीधे लेके चलेंगे और आईसी के अंदर इसे जोड़ देंगे, और ये आईसी के कई बॉल पर गया हुआ है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं जरा एक बार, और अभी हम इस लाइन में थे, लेकिन ये लाइन और कहाँ गई है हम इसे देखेंगे। तो ये लाइन हमारी चली गई है U1001, यानी सीपीयू में आ गई है। रजिस्टर की इस साइड से ध्यान रखिएगा, रजिस्टर के इस साइड से कहाँ आ गया है, सीपीयू के अंदर। आगे बढ़ा के देखते हैं, तो ये भी
सीपीयू के अंदर ही है लेकिन दूसरे बोर्ड पर गया है, और फिर तीसरे बोर्ड पर गया सीपीयू में, उसके बाद वापस आ गया। मतलब ये सीपीयू में 3 जगह लाइन हमारी इंटर की है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, शॉर्टिंग देखिए कहाँ हो सकता है। शॉर्टिंग हो सकता है हमारा 2 कैपेसिटर लगा है यहाँ। दूसरी बात, खुद पावर आईसी हो सकता है। तीसरी बात, जो शॉर्टिंग होगा वो हमारा वाईफाई आईसी हो सकता है। चौथी बात, हमारा सीपीयू शॉर्ट हो सकता है। लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई अब हम करें तो क्या करें। पावर आईसी तो उसने जीआर तो लिया था, उसको तो कहीं फॉल्ट मिला नहीं, तो हो सकता है भाई ये फॉल्ट बाद में क्रिएट हो गया हो। और जब बाद में क्रिएट होगा तो कुछ भी हो सकता है, कैपेसिटर भी जा सकता है, सीपीयू भी जा सकता है, और आपका वाईफाई से भी जा सकती है। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन है 1.3 वोल्ट की, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1.3 वोल्ट की ये लाइन है। अब 1.3 वोल्ट की लाइन है, अगर हम यहाँ रोजिन अप्लाई करें और इसके ऊपर 1.3 दे तो कुछ भी हिट होने वाला नहीं है, क्योंकि फुल शॉर्ट है और हाई एम्पियर की लाइन है। यहाँ पे हम अगर रोजिन मार करके वोल्टेज भी इंजेक्ट करेंगे, 1.3 वोल्ट देंगे, तो 1.3 वोल्ट यहाँ काम करने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो फॉल्ट सामने आ सकता है, लेकिन फॉल्ट सामने आने से पहले बड़ा फॉल्ट हो जाएगा, यानी हमारा सीपीयू चला जाएगा। इसको मिल जाएगा कितना, 4 वोल्ट 4.5 वोल्ट, तो कांड हो सकता है इसके साथ। वाईफाई भी खराब हो सकती है और हमारा पावर भी खराब हो सकता है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज नहीं दे सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, मतलब क्या एक एक कैपेसिटर निकाल के देखा जाए, या सीपीयू उठा के, पावर आईसी उठा के, और ये उठा के देखा जाए कि एक एक 1 बाई 1 कि किसके उठाने से शॉर्टिंग जा रही है। भाई ये तो तुक्के में काम हो गया। चलिए हम नॉलेज के बेस पर इसको काम करेंगे। देखिए, सेट हमारा रिबूट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पावर आईसी से वोल्टेज जनरेट हो रहा है, मतलब आउटपुट तो हो रहा है। हालांकि हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा नहीं क्योंकि फुल शॉर्ट है। तो आउटपुट हो रहा है, और आउटपुट होते ही इस पर लोड बढ़ रहा है पावर आईसी के अंदर, और पावर आईसी सेट को रिबूट कर दे रहा है। अब फॉल्ट कहाँ हो सकता है, आपका कैपेसिटर दोनों हो सकता है, वाईफाई हो सकता है और सीपीयू। तो अभी आसान क्या है, हम आसान देखेंगे। कैपेसिटर अगर दोनों निकाल दे तो यहाँ से हमारा डाउट एक क्लियर हो जाएगा कि कैपेसिटर से फॉल्ट है कि नहीं है, यानी 1 बाई 1 या दोनों हम कैपेसिटर निकाल दें तो हमारे सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या तो ओके हो जाएगा तो नहीं होगा। लेकिन उससे भी आसान कुछ है, मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि वाईफाई आईसी से प्रॉब्लम है कि हमारे सीपीयू से प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को रिमूव कर देंगे। अब अगर शॉर्टिंग रही तो हमारा सीपीयू से फॉल्ट है, या इस कैपेसिटर से फॉल्ट है। और अगर शॉर्टिंग चली गई तो वाईफाई से फॉल्ट है। देखिए, इसको बोलते हैं ट्रेसिंग। और हम अपने क्लास के अंदर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इसी तरह से पार्ट्स को डिलीट करके, लाइन को डिलीट करके हम बताते हैं कि किस तरह से हमें समझना है कि शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है। मतलब जहां आप वोल्टेज इंजेक्ट करके भी शॉर्टिंग न निकाल पाए, हमारे यहाँ ट्रेसिंग से आप निकाल सकते हैं। और ऐसे ही ट्रेनिंग आपको मिलेगी, बल्कि आप जब लाइव आएंगे, ऑनलाइन आएंगे या ऑफलाइन आएंगे, बिल्कुल ट्रेसिंग ऐसे ही मिलेगी। चलिए, तो क्लियर हो गया ना कि जैसे ही हमने इसको रजिस्टर को रिमूव कर दिया तो पावर आईसी से जो लाइन आ रही है ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया। क्या डिस्कनेक्ट हो गया, आपका वाईफाई। भाई देखो, वाईफाई में निकालता, पता लगा कैपेसिटर में फॉल्ट है, सीपीयू में फॉल्ट है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब वाईफाई ऐसे निकालना, रिवॉल्व करना, ये मतलब बहुत सीधा सा तो काम है नहीं। सबसे सीधा काम क्या था इसके अंदर, रजिस्टर को ओपन करना, लाइन को ब्रेक करना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सीधे ब्रेक कर देंगे ना। चलिए, तो अभी हमें देखना है शॉर्टिंग। अब हम खोलते हैं, देखते हैं इसका शील्ड जो लगा हुआ है।
चलिए जब तक देख लेते हैं ये रजिस्टर इसके नीचे कहाँ लगा था। रजिस्टर नंबर है R3003। तो हम लेआउट में आएंगे और सीधे टाइप करेंगे R3003। तो ये हमारा एक कैपेसिटर बड़ा हुआ लगा है, उसके ठीक बगल में ये रजिस्टर लगा हुआ है। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं ये रजिस्टर नहीं है, क्वाइल है, भले वहाँ रजिस्टर लिखा हुआ है। अब रजिस्टर क्यों लिखा हुआ है एक अलग बात है, ये भी मैं क्लास में बताता हूँ भाई, जब क्वाइल लगा तो रजिस्टर क्यों लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो गलत लिखा है, और ऐसा नहीं है कि भाई ये गलत है, दोनों अपनी जगह सही है। क्यों, वो तो क्लास के अंदर पता चलेगा आपको ऐसा क्यों। तो हम एक बार यहाँ चेक करते हैं शॉर्टिंग है क्या, मतलब ऐसा ना हो कि हम गलत रजिस्टर निकाल दें। कभी कभी स्कीमेटिक के अंदर भी कुछ एक दो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन कम होता है, लेकिन हो जाता है। हमें चेक करना है यहाँ ग्राउंड है क्या। हाँ, ग्राउंड है। ठीक है, तो अभी हम इस रजिस्टर को ओपन करेंगे। शॉर्टिंग से ही निकाल सकते हैं। चलिए इसे हम वापिस से लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग किधर है। तो सबसे पहले जो टेस्टिंग हमारी होगी वो होगी पावर आईसी की तरफ। मतलब कि यहाँ वैल्यू आ गई 514, और हमने बताया था 526, और फॉरवर्ड में बताया था कितना, 1200। तो फॉरवर्ड में हमें कितना मिल रहा है, फॉरवर्ड में मिल रहा है 1200। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ आते हैं और देखते हैं कि इस साइड में हमें जो मिला वो वैल्यू मिला, और इस साइड में जो हमें मिला वो हमें ग्राउंड मिला। इसका मतलब कहाँ लोचा है, आईसी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेट को भी ऑन करें तो ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि वाईफाई आईसी लगी हो या ना लगी हो सेट हमारा ऑन हो जाएगा।
ये अभी देखिए लग रहा है स्टैंड हो गया क्या? नहीं, काफ़ी देर के बाद ऑन हुआ। देखिए सेट ऑन हो गया। देखिए सेट ऑन हो गया। इसका पासवर्ड तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन सेट हो गया है पूरी तरह से ऑन। अब देखिए जिनका ये सेट है ना, जो मतलब कि जो मेरे पास लेके आए हैं और मेरे बजाय इन्होंने दूसरी जगह ट्रेनिंग ली, तो जैसे ही मैंने इनको देखा ना यूट्यूब पर इनका रिव्यू देखा, तो मैंने इनका सपोर्ट बंद कर दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को मैं सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल करता हूँ। मैंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के अंदर ना सबकी परमिशन है। आप भाई गए कहीं से धोखा खा गए, कहीं से सीख नहीं पाए, उनके लिए मैंने एक ग्रुप अलग से बनाया है। आप वहाँ आइए, छोटे बड़े तमाम इंस्टीट्यूट के लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे से आपस में लोग डिस्कशन करते हैं और वक्त रहते हैं मैं उसके अंदर सपोर्ट करता हूँ। और जब सपोर्ट करता हूँ तो पूरी तबीयत से करता हूँ, ऐसा नहीं कि बस एमएमसी रिबोल कर लो, सीपीयू रिबोल कर लो, नहीं, पूरी डिटेल पहले लेता हूँ, फिर बताता हूँ फॉल्ट कहाँ है। ठीक है। तो अब देता हूँ दूसरे इंस्टीट्यूट वालों को भी, और दूंगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा। लेकिन अब उस लेवल का सपोर्ट अब तो नहीं देने वाला हूँ मैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बड़ा आसान लोगों ने समझ रखा है, मेरे यहाँ आएंगे तो गरीब होंगे, दूसरे के यहाँ जाएंगे तो अमीर रहेंगे, वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और फिर मेरे से सपोर्ट लेंगे। मतलब सोचने की बात है भाई, ये तो तकलीफ वाली बात है। दूसरी बात कि अब जो लोग मेरे यहाँ आए ही नहीं, जिन लोगों ने मुझे सुना ही नहीं, वो कहीं और से अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेरे से सपोर्ट ले रहे हैं, तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर रहा हूँ, करूँगा। वक्त मिलेगा जितना उतना उनका सपोर्ट मैं करूँगा। लेकिन इनका सपोर्ट करने वाला मैं नहीं हूँ, और मैंने इसे साफ कर रखा है, भैया आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, इनका सपोर्ट मैंने बंद कर दिया, तभी तो ये सेट मेरे पास लेकर के आए, वरना ये सेट वही बना लेते हैं, इनको लाने की जरूरत नहीं थी। तो अब सपोर्ट में थोड़ी सी जो है, थोड़ा सा हाथ खींचूंगा मैं, मतलब इतना डीपली सपोर्ट लोगों को नहीं दूंगा। इतना डीपली सपोर्ट सिर्फ मेरे स्टूडेंट को ही मिलेगा। कोई चीज़ नई नहीं आएगी, वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट के लिए होगी। चलिए, तो बहुत देर से आप लोग सोच रहे हैं कि है क्या, स्क्रीन पर बहुत देर से घूम रहा है, ये कौन सा डिवाइस है, किस लिए है। डिवाइस तो बहुत कमाल का होने वाला है। ये ऐसा डिवाइस है जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। और एक यूनिक डिवाइस है, मतलब मैं जब इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो आप भी सोचोगे भाई वाकई में क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, मैं 10 सालों से इस कोशिश में लगा था कि कोई ऐसा टूल मैं मार्केट में लेकर के आऊं जिससे कि पता चल सके मोबाइल के अंदर फॉल्ट क्या है, मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, मोबाइल के अंदर दिक्कत कहाँ हो सकती है, उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, उसकी ट्रेसिंग कहाँ से करनी है। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जो चल रही थी 10 सालों से, और उस पर लगे रहने से रिजल्ट आज मिला है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ये टूल बनाने में कामयाब रहा, और टूल भी हमारे पास बिल्कुल रेडी है। हाँ, अब ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में, और ये वीडियो रात में अपलोड की जाएगी, नेक्स्ट डे अपलोड की जाएगी। इसका पूरा रिव्यू मैं डालूंगा कि ये किस लिए मैंने बनाया है, क्यों बनाया है, पूरी डिटेल हम रात में देंगे। तो अगली वीडियो में हम इसका जिक्र करेंगे। वेट एंड वॉच।